Hello aspirants, welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is 23rd May, so let's get started. First news is with respect to this enforcement directorate. इसने तमिलनाडु की एक बॉडी है गवर्नमेंट एजेंसी उस पर रेड किया है बट वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दिस न्यूज़ ओके कोई अगर आपसे शेयर भी कर रहा है ये चीज़ बता रहा है जस्ट डोंट केयर अबाउट दिस हमें सिर्फ ये जानना है ईडी के बारे में जानना होगा उसका स्ट्रक्चर उसकी फंक्शनिंग उसकी पावर और वो किस किस चीज़ में किस किस एक्ट के अंडर एक्शन ले सकता है ओके वो सब चीज़ें मैं आपको सेपरेटली आज रात को ही एक सेपरेट वीडियो में कराऊंगा उसमें हम ईडी के बारे में सारी चीज़ें जान लेंगे फॉर द न्यू स्टूडेंट्स बाकी इससे पहले ये चीज़ें मैं लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स को करवा चुका हूँ ओके हमने ईडी के बारे में सब कुछ जाना था हमने सीबीआई के बारे में अच्छे से जाना था हमने दिल्ली पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट जिससे पावर ड्राइव करती है सीबीआई उसे अच्छे से समझा था एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इस पर ऑलरेडी मेंस 450 प्लस में वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा ओके उसमें काफ़ी सारे अमेंडमेंट हुए थे जिनको हमने वन बाय वन डिस्कस किया था चलिए नेक्स्ट इज ईडी पे आपको सेपरेट लेक्चर मिलेगा आज ही ओके और उसके साथ वक्फ पे भी मिलेगा एक्चुअली ये सारे टॉपिक मैंने पहले करवाए हुए हैं बट फॉर न्यू सेशन स्टूडेंट्स हम लोग इनको दोबारा करेंगे ओके अभी हम चलते हैं अपने आज के पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे बाकी ये सब फालतू की न्यूज़ हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है हम इस पे आते हैं टैरिफ वॉर एंड रीशेपिंग ऑफ एआई ग्लोबल लैंडस्केप नो टेल मी वन थिंग अगर सपोज़ कीजिए कि आप टेक्नोलॉजिकली उतने एडवांस हो चुके हो जहाँ से आप सिंपल बनी हुई चीज़ें ले सकते हो ओके और उसके ऊपर आप बिल्ड कर सकते हो मच बेटर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज राइट तो फिर आपके दिमाग में ये क्यों आएगा कि यार यहाँ पे रॉ मटेरियल यानी कि जो हार्डवेयर्स वगैरह हैं ये मैं इंपोर्ट क्यों कर रहा हूँ मैं इन हार्डवेयर्स पे टैरिफ लगाता हूँ ताकि चाइना से ये हार्डवेयर आना बंद हो जाए और मेरी खुद की कंट्री में भी ये हार्डवेयर बने और फिर इन्हीं हार्डवेयर पे बेस हम लोग और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और एआई मॉडल बना सकते हैं ओके तो ये गलती यूएसए कर रहा है जस्ट अ सेकंड गाइस just a second ऑल राइट सॉर्टेड नो अब अगर ये चीज़ें कर रहा है यूएसए कि चाइना से आने वाले हार्डवेयर पर वो टैरिफ लगा रहा है ताकि उसकी खुद की कंट्री में ये हार्डवेयर बन सके बट उससे होगा क्या कि उसकी कंट्री का जो फोकस है फ्यूचरिस्टिक एआई मॉडल बनाने पर वो अपनी एनर्जी अपने एफर्ट्स अपने टाइम यहाँ पे डिवोट करने की बजाय अब यहाँ पे वेस्ट करेगा जो कि चीज़ उसको बनी बनाई मिल रही थी पहले से राइट तो इससे क्या होगा कि ये जो एआई का डेवलपमेंट था और एडवांस लेवल पर ये और ज़्यादा स्लो हो गया है ओके ये अमेरिका जो एआई में और ज़्यादा एडवांस जा सकता था उसने अपना माइंड यहाँ डाइवर्ट कर लिया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एटीट्यूड टुवर्ड्स चाइना ओके तो ये एक साइड इफेक्ट है इसका Now, a potentially advantageous position as the third option in the technological rivalry between US and China. अब यहाँ पे जो आर्टिकल लिख रहे हैं उनका ये कहना है कि ये हमारे लिए एक एडवांटेज बन के आता है इंडिया के लिए जो यूएस चाइना की राइवलरी चल रही है उसका फ़ायदा इंडिया को हो सकता है इस टैरिफ से क्या हो रहा है द टैरिफ हैव रेज्ड द कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड कंपोनेंट्स दैट आर क्रिटिकल टू एआई इंफ्रास्ट्रक्चर Now, these tariff risk making the US the most expensive place in the world to build AI infrastructure, driving companies to relocate data center construction abroad, ironically to China. अब यहाँ पे होगा क्या कि
जो कंपनीज एआई मॉडल्स बनाना चाहती हैं और जो ये हार्डवेयर्स इंपोर्ट कर रही है चाइना से, अब उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि यहाँ पे उनके लिए बिजनेस करना मुश्किल हो गया है। एक तो चाइना में वैसे ही वर्कर्स की कॉस्ट, सैलरी, ये सॉरी यूएसए में सैलरी एक्सपेंडिचर ये सब वैसे ही ज़्यादा होता है। ओके, अब अगर ये यहाँ पर यूएसए में अब बिजनेस करना और ज़्यादा मुश्किल हो रहा है एआई में इन्वॉल्व कंपनीज के लिए, तो अब वो क्या करेंगी कि वो अपना पूरा का पूरा सेटअप उठाकर ही चाइना में चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि चाइना में जो हार्डवेयर है वो उनको चीप मिलेगा, रेडिली अवेलेबल होगा। तो जो एआई डेवलपमेंट यूएसए में होने चाहिए थे, वो फ्यूचरिस्टिक एआई मॉडल अब कहाँ डेवलप होंगे? चाइना में। ओके, तो लोग यही कह रहे हैं कि यहाँ पर और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, ये यूएसए को फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान करके जाएगा। क्लियर? Second is, some reports project that US will be more than triple its domestic semiconductor manufacturing capacity from 22 to 32। अभी तक सेमीकंडक्टर हब कौन है यहाँ पर? आपका चाइना और उसके साथ साथ ताइवान। ठीक है, इनफैक्ट ताइवान वर्ल्ड का 70% सेमीकंडक्टर्स कंट्रोल करता है। अब यूएसए ये कह रहा है कि सेमीकंडक्टर में हम लोग अपना जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, उसको ट्रिपल करेंगे। ओके, अब रिकार्डियन थ्योरी जो थी ट्रेड थ्योरी, ये यही कहती है कि देखिए हर कंट्री को वो काम करना चाहिए जिसमें उसका एडवांटेज है। अगर सेमीकंडक्टर बनाने में और दूसरी तरह के हार्डवेयर बनाने में ताइवान, चाइना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो यूएसए को काम करना चाहिए सॉफ्टवेयर पे, लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे और फ्यूचरिस्टिक एआई डेटा की ट्रेनिंग पर। ठीक है, मतलब ट्रेनिंग के लिए जो डेटा अवेलेबल है उस पर यूएसए को अपना एडवांटेज यहाँ है तो यही यूज़ करना चाहिए, ना कि उसको सिर्फ कॉम्पिटिशन को देखते हुए चाइना से उसको जंप कर जाना चाहिए उन जगहों पर जहां पर एडवांटेज और स्ट्रेंथ है चाइना, ताइवान, जापान जैसी कंट्रीज की। राइट, दैट इज कॉल्ड एज क्लासिकल रिकार्डियन ट्रेड थ्योरी। इट रिमाइंड अस दैट कंपैरेटिव एडवांटेज रिमेन्स ऑपरेटिव इवन अंडर द प्रोटेक्शनिस्ट रिजीम। दिस प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच जो ट्रेड लगा रहा है यूएसए, दिस प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच ऑफन कम्स एट ए कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड इनोवेशन। क्योंकि अब होगा क्या, जैसे हमारे इंडिया में था जब हमने गेट समझौता नहीं किया था, डब्ल्यूटीओ ज्वाइन नहीं किया था, तो हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज थी ये बहुत थर्ड क्लास क्वालिटी की मोटर बाइक्स सेल करती थी और वो भी बहुत महंगे दाम पे, क्योंकि उनके पास कोई इंसेंटिव ही नहीं था कि हम क्यों इम्प्रूव करें खुद को। जब हमारे लिए कोई कंपटीशन ही नहीं आ रहा है बाहर से, तो हम जैसा चाहेंगे वैसा बेचेंगे, लोगों को खरीदना पड़ेगा। लेकिन जब हमने ज्वाइन किया, हमने एलपीजी एरा हमारा हुआ और हमने सारी ज्वाइन किया वर्ल्ड लेवल पर, और जब दूसरी कंपनीज़ का आना शुरू हुआ तब कंपटीशन आया और फिर इंडियन कंपनीज़ को ये लगा कि हमें भी अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना होगा, अपने आप को और ज़्यादा इनोवेटिव बनाना होगा अगर हमें इंडिया के मार्केट में टिकना है। ओके, लेकिन जब भी कोई कंट्री प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच लेती है, यानी कि फॉरेन से आने वाले कंपटीशन को उन्होंने रोक दिया है, तो ऐसे में आपकी जो कंपनीज हैं वो इकोनॉमिक एफिशिएंसी पे ध्यान नहीं देती हैं, वो इनोवेशन की तरफ भी ध्यान नहीं देती हैं। ज़रूरत ही नहीं है, जब बाहर से आने वाला कंपटीशन ही बंद हो गया तो क्या करना है एफिशिएंसी का, जैसा बनाएंगे वैसा बेचेंगे। ओके, द टैरिफ डिसरप्ट ग्लोबल सप्लाई चेन्स, इंक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट एंड क्रिएट अनसर्टेनिटी दैट डिस्करेज इन्वेस्टमेंट। तो अब यूएसए में यहाँ पे क्या होगा कि ये ग्लोबल सप्लाई चेन को तो डिस्टर्ब करेगा ही, लेकिन वहाँ पर जो कंपनीज न्यू प्रोडक्शन में लगी हुई थी उनको भी आपने डिस्टर्ब कर दिया। अब उनको ये हार्डवेयर परचेज करने में उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। राइट, नेक्स्ट इज tariffs may shield the domestic firms from competition, reducing their incentive to innovate and limit the access to advanced imported technologies that are necessary for AI advancement। ठीक है, तो ये पॉइंट अपने पास नोट करके रखिएगा जब भी आपसे इस तरह की चीज़ें पूछी जाए, क्योंकि इंडिया भी इस तरह की जब पॉलिसीज अपनाता है प्रोटेक्शनिस्ट, तो उसमें ये सबसे बड़ा लॉस होता है कि आपने एक तो कंपटीशन रोक दिया। ठीक है, तो आपकी डोमेस्टिक फर्म्स के लिए अब कोई कंपटीशन नहीं आ रहा है, तो उनके पास कोई इंसेंटिव भी नहीं है खुद को इनोवेट करने के लिए, और साथ में आपने जो बाहर से एडवांस टेक्नोलॉजीज आ रही थी आपने उन पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी, तो अल्टीमेटली आप कोई एडवांसमेंट कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये यूएसए के साथ साथ इंडिया के लिए भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पॉइंट, क्योंकि हम भी यही अप्रोच लेके चल रहे हैं पिछले कुछ टाइम से इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट रिजीम। जैसे हमने लगा दिया था बैन की यार सोलार पैनल, सोलार सेल्स और पैनल, ठीक है, ये बाहर से नहीं आएंगे, ये आपको मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में ही बनाने होंगे। ठीक है, बट उससे हुआ क्या कि चाइना जो सबसे सस्ते सोलार पैनल और अच्छी एफिशिएंट क्वालिटी के बनाता था, वो सोलार पैनल्स आपने आने नहीं दिया। ठीक है, अब उससे हो क्या रहा है कि इंडिया में जो बन रहा है वो एफिशिएंसी उनकी उतनी अच्छी नहीं है।
एफिशिएंसी पुअर है, कॉस्ट हाई है। तो इससे अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम लोग जितने भी प्रोजेक्ट चला रहे हैं सोलार पावर को बढ़ावा देने के लिए, उसमें हमारी ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जा रही है, राइट। तो बेटर है कि आप बाहर से अगर कोई चीज़ बेस्ट आ रही है तो उसे आने दो, और उसी यूज़ करके अपने जो गोल्स हैं, जो आपकी टारगेट्स हैं, आप उनको अचीव करने पे ध्यान दो। Research demonstrate that access to expensive, advanced computational infrastructure serve as a primary determinant of इनोवेटिव कैपेसिटी इन एआई। ओके, जब तक आपके पास एडवांस कंप्यूटेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक आप एआई में फर्दर इनोवेशन नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट, एआई एंड डिजिटल इंजीनियरिंग सेगमेंट्स आर अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरियाज विद इन इंडियाज टेक सेक्टर। आज इंडिया में आप देखोगे अधिकतर लोग जो नए ग्रेजुएट्स भी हो रहे हैं या जो ऑलरेडी कंपनीज में काम कर रहे हैं, they are trying their best to learn this AI and data analytics as much as they can, क्योंकि उनको पता है कि, और ये पॉइंट मैं आपको भी कहूँगा कि अपने पास नोट रखिएगा, ये कहा जाता है कि बाय द ईयर 2035 जितनी जॉब्स वर्ल्ड में क्रिएट होंगी ना, उसमें से 80% जॉब्स तो अभी तक सामने आई भी नहीं है, राइट। यानी कि जो वर्क पावर 2035 में वर्क कर रही होगी वो ऐसी जॉब्स कर रही होंगी जो जॉब्स अभी तक क्रिएट भी नहीं हुई हैं। तो ये बताता है कि अभी ये टेक्नोलॉजी जॉब सेक्टर को किस लेवल तक डिसरप्ट करेगी कि जो एग्जिस्टिंग जॉब्स हैं वो डिस्प्लेस होंगी, लेकिन एट द सेम टाइम न्यू जॉब्स क्रिएट भी होंगी। ओके, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा अपने एग्जाम के लिए। इंडियाज़ कंपैरेटिव एडवांटेज कहाँ लाई करता है? हमारा सिर्फ वही एडवांटेज है जो चाइना का है, लोअर लेबर कॉस्ट एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज डोमेन। हालांकि हमारे यहाँ इंजीनियर्स हैं बहुत सारे, लेकिन उस लेवल के नहीं हैं, ठीक है। हमारे यहाँ 1.5 मिलियन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, बट उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है। लेकिन इन सब में एक इमर्जिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है एआई सीखने का। ओके, नेक्स्ट इज India depends heavily on imported hardware components and international collaboration for this। जैसे अभी हमने सेमीकंडक्टर प्लांट्स वगैरह लगाने की बात की गुजरात में, उससे पहले एक महाराष्ट्र में भी लगा रहे थे, ठीक है, वो फिर फेल हो गया था, $10 बिलियन का था। तो यहाँ पर इंडिया जो भी करने की कोशिश कर रहा है ना, हार्डवेयर, अब इस हार्डवेयर में सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी, ठीक है, चिप्स आ जाएंगे, सेमीकंडक्टर्स आ जाएंगे, वेफर्स आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इंडिया या तो इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है या फिर इंटरनेशनल कंपनीज़ पर कि आप कोलैबोरेट कर लीजिए हमारी डोमेस्टिक कंपनीज़ के साथ और मिलकर बनाते हैं। हमारी खुद की रिसर्च इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम इस तरह के हार्डवेयर्स बना पाएँ। Next is India might also benefit indirectly if companies seek alternatives to China for manufacturing and data center location। अब अगर, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर यूएसए इस तरह की हरकत करेगा तो कंपनीज क्या सोचेंगी कि फिर हम चाइना में ही बना लेते हैं, वहाँ पे एटलीस्ट हमें एक अच्छा कंप्यूटेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार मिलेगा, सारे हार्डवेयर्स तो मिलेंगे, ठीक है। यहाँ इंपोर्ट करेंगे तो टैरिफ लगेगा, महंगा होगा, फिर हमारा प्रोडक्शन और कॉस्टली हो जाएगा। तो या तो वो चाइना लोकेट कर लेंगे, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि यार चाइना ठीक नहीं है, इससे और प्रॉब्लम्स आएंगी, तो फिर उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव बन सकता है कि चलिए इंडिया में ट्राई कर लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मोबाइल फ़ोन और ऐसे कई एक्सपीरियंस हमें दिखाते हैं कि जब कोविड के टाइम कंपनीज ने चाइना को अवॉइड किया, तब उन्होंने इंडिया से ज़्यादा वियतनाम जैसी कंट्रीज़ जाना प्रेफर किया, ठीक है। इंडिया का इस वक्त जो माहौल है ना, अभी मैं आज के पेपर में आपको एफडीआई के कंटेक्स्ट में दिखाऊंगा कि इवन अब जितनी एफडीआई आ रही है ना, नियरली उतनी ही जा भी रही है हमारे यहाँ से। ओके, मतलब नेट एफडीआई अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ज़ीरो के करीब ही आ चुके हैं हम, ठीक। और कंट्री में जिस तरह का माहौल भी बना रखा है और एजुकेशन जिस तरीके से गर्त में जा रहा है, और ये एजुकेशन मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ आपको, ठीक है। गुजरात में करीब 150 स्कूल ऐसे रहे जहाँ 10th बोर्ड का रिजल्ट ज़ीरो रहा, कोई बच्चा पास नहीं हुआ। इस साल हरियाणा के भी करीब 100 से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जहाँ 12th में कोई बच्चा पास नहीं हुआ, ठीक है। तो जिस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखा है, और फिर सोशल डिस्टर्बेंसेस, नफरत, और हमारे मीडिया का जो एटीट्यूड, ये सब जो देख रहे हैं हम, ये किसी भी सेंसिबल बिजनेसमैन को एनकरेज नहीं करेगी कि आप आके इंडिया में इन्वेस्ट कीजिए। ओके, तो ये बातें लिखने के लिए तो अच्छी है कि इंडिया एक ऑल्टरनेटिव बन सकता है चाइना के लिए, चाइना के अगेंस्ट, पर सच्चाई ये है कि जिस तरह का हमने एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया है अपने देश में, शायद ही कोई सेंसिबल पर्सन इंडिया में इन्वेस्ट करने की बात करेगा। हर साल हमारे यहाँ अलग अलग स्टेट में बिजनेस समिट होते हैं, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सब जगह होते हैं, राइट। लेकिन जितनी भी एफडीआई आती है वो 2-3 शहरों में ही आती है, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, दैट्स इट। ओके, इसके अलावा और कुछ नहीं है। नाउ, while tariffs may increase the upfront infrastructure cost,
कंज्यूमर लेवल AI एप्लीकेशन माइट नॉट सी इमीडिएट प्राइस हाइक। अब आप पिछले कुछ टाइम से देख रहे हैं कि जितनी भी AI बेस्ड ऐप्स हैं, ठीक है, इनकी जो प्राइस है वो काफ़ी रिड्यूस होते जा रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है, ताकि और लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं। जैसे ग्रॉक है, एक्स पे जब ग्रॉक काम करता था तो उसका पहले प्रीमियम सब्सक्रिप्शन था 900 का, अब उसको कर दिया गया है 470 का। तो एक तरफ तो कंज्यूमर के लिए आप प्राइस कम कर रहे हो, अफोर्डेबल बना रहे हो, लेकिन ये जो टैरिफ हैं ये उस कंपनी के लिए जो अपफ्रंट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है उसको इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर आपका कोई प्रॉफिट मार्जिन रह नहीं जाता, और प्रॉफिट मार्जिन नहीं रह जाएगा तो फिर आप फर्दर इन्वेस्टमेंट और बेटर बनाने में कैसे करोगे, राइट। अब हार्डवेयर, अगर हार्डवेयर साइड पे हमारे पास कॉस्ट बढ़ रही है, चीज़ें महंगी हो रही है, तो फिर हम इसको कहाँ से कंपेंसेट कर सकते हैं? हम कर सकते हैं लीनियंट डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, लीनियंट डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ब्रॉड डिजिटल एक्सेस, ठीक है। डेटा क्योंकि जब तक डेटा नहीं होगा तब तक आप इसको ट्रेन नहीं कर सकते न्यू मॉडल्स को, AI मॉडल्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एंड सो ऑन, ठीक है। तो उसमें थोड़ी लीनियंसी की ज़रूरत है। जो जापान और USA कहते हैं कि यार डेटा शुड बी लेट फ्री फ्लो, ठीक है, ये डेटा लोकलाइजेशन जैसे कंसेप्ट उनको बेकार लगते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी लीनियंसी दे सकते हो कि कंपनीज के पास रेडीली एक अच्छा डेटा अवेलेबल होगा अपने मॉडल्स को ट्रेन और टेस्ट करने के लिए, ठीक है। डिजिटल एक्सेस को ब्रॉड कर सकते हो पब्लिक के लिए। डेटा अवेलेबिलिटी कैन पार्शियली ऑफसेट हार्डवेयर कॉस्ट डिसएडवांटेजेस through greater access to training data. Okay, so concluding, the policies intended to strengthen domestic technological capabilities could inadvertently accelerate the decentralization of AI development. और हम लोग बात भी करते थे कि decentralized models बनाने की ज़रूरत है हमें। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इंडिया पाकिस्तान। अब यहाँ पर ये जो मिस्टर हैं प्रोफेसर ऑफ जिंदाल ग्लोबल स्कूल, ये इन्होंने लिखा है कि हम वही चीज़ करें जो हम हमेशा से करते आए, कि इंटरनेशनल लेवल पर जाके, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने जाकर पाकिस्तान को एक्सपोज करें, पाकिस्तान के अगेंस्ट हम लोग प्रूफ दें, एविडेंस दें। वो ठीक है यार, पर वो तो हम इतने साल से करते ही आ रहे थे ना। बट हुआ क्या उससे? आज तक कोई नतीजा हमारे फेवर में नहीं आया उससे, राइट। तो सेम चीज़ करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अब क्योंकि आर्टिकल आया तो यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें ज़रूर नोट करूँगा कि ऐसे कई कन्वेंशंस हैं जो इंडिया और पाकिस्तान ने साइन करे हैं अगेंस्ट द टेररिज्म। फर्स्ट इज़ ग्लोबल लेवल पे इंडिया ने खुद लीड किया था, प्रमोट किया था एक कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, कि इस तरह का एक कन्वेंशन बनना चाहिए। बट उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि वर्ल्ड एक डेफिनेशन तक पहुँच ही नहीं पाया कि आखिर डेफिनेशन क्या होनी चाहिए टेररिज्म की। नाउ यू मे थिंक एज अ न्यू बी कि यार ये कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए इजरायली डिफेंस फोर्स एक तरह से टेररिस्ट है, ठीक है, और हमास उनके लिए उनके लिबरेटर हैं, राइट, हु आर फाइटिंग। कुछ लोगों के लिए तालिबान टेररिस्ट ग्रुप है, बट उनके लिए तालिबान की ये शारिया को अपहोल्ड करने वाला असली इस्लामिक रूल है, ठीक है। तो कभी भी जो ये हमेशा कहा जाता है कि जो किसी के लिए टेररिस्ट है वो दूसरे के लिए हीरो है, ठीक है। जैसे बुरहान वानी का केस आपको पता होगा, हमारी इंडियन गवर्नमेंट के लिए, इंडियन आर्मी के लिए वो टेररिस्ट था, बट वहाँ पे जिस तरीके से धूमधाम से उसका जनाजा निकाला गया तो लोगों ने कहा ये तो हमारा हीरो है। ओके, सो कभी भी वर्ल्ड, अभी तक वर्ल्ड एक भी कॉमन डेफिनेशन पे नहीं पहुँच पाया इन टर्म्स ऑफ व्हाट और हाउ वी शुड डिफाइन द टेररिज्म। ओके, तो ये तो हो गई ग्लोबल लेवल की बात। इंडिया ने यहाँ पे कोशिश की कि इस तरह का कन्वेंशन आए, बट नहीं आ पाया। रीजनल लेवल पर भी हम लोगों ने एक ट्रीटी साइन की है, सार्क रीजनल कन्वेंशन ऑन सप्रेशन ऑफ टेररिज्म। While the key international treaties include the International Convention for Suppression of Financing of Terrorism, this is one thing, okay, यहाँ पे हम लोग टेररिज्म में जाने वाली फाइनेंसिंग को रोकने के लिए काम करते हैं, और दूसरा है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ टेररिस्ट बॉम्बिंग। ओके, ये दो कन्वेंशन हैं जिसमें इंडिया पाकिस्तान दोनों ही मेंबर हैं। अब ये जो फर्स्ट कन्वेंशन है फाइनेंसिंग वाला, उसका आर्टिकल 2(1) एक्सप्लिसिटली क्लासिफाइड टेरर फाइनेंसिंग एज अ क्राइम। Okay. Similarly, Article 6 of Additional Protocol of SARC Terrorism Convention require states to take measures to prevent, suppress and eradicate the financing of terrorism. तो हम इन दोनों ही चीज़ों के अंडर में पाकिस्तान को कंपेल कर सकते हैं कि आप ये दोनों चीज़ को ओबे कीजिए। लेकिन ये बस फिर सिर्फ कहने की बातें हो जाती कि चलिए पाकिस्तान को आप कह दिया, बट वो मानेगा क्या? उसने मानना होता तो फिर आज तक मान चुका होता, 40 साल से टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है,
राइट। तो ये आर्टिकल्स लिखने विखने के लिए सब ठीक हैं, बट प्रैक्टिकली इनका कोई रिजल्ट निकल के आना नहीं है। बट हाँ, आप अपने नॉलेज के लिए याद रख सकते हो कि रीजनल लेवल पर भी हमने एक सार्क रीजनल कन्वेंशन ऑन सप्रेशन ऑफ टेररिज्म साइन किया है, और इंटरनेशनल लेवल पर भी वी आर मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। ओके, जो कि जिसमें एक्सप्लिसिटली लिखा गया है कि आप अगर आप टेररिज्म को फाइनेंस कर रहे हो तो इट इज़ अ क्राइम। ओके, एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ टेररिस्ट बॉम्बिंग। फिर एक और बात आती है आईसीजे। क्या इंडिया पाकिस्तान आईसीजे में जा सकते हैं? यस, गए हैं पहले। एक केस था कुलभूषण, ठीक है, कुलभूषण का केस आपको याद होगा, और इसे इंडियन स्पाई कहा गया था पाकिस्तान की तरफ से। तो हम लोग ये केस लेके भी गए थे, फिर इसको वहीं पे किल कर दिया गया पाकिस्तानी जेल में ही, और कहा कि जो प्रिजनर्स थे आपस में लड़ाई में मारा गया ये। ओके, तो हम लोग आईसीजे गए हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, ऐसा नहीं है कि हम कभी नहीं गए। आर्टिकल 21 एंड 24(1) ऑफ द टेररिस्ट बॉम्बिंग कन्वेंशन एंड दैट फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म रिस्पेक्टिवली एम्पावर ए कंट्री टू रेफर डिस्प्यूट टू आईसीजे। तो ये जो दोनों कन्वेंशन है हमारे, ठीक है, बॉम्बिंग कन्वेंशन एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, इन दोनों कन्वेंशन में देयर इज़ ए प्रोविज़न कि हम लोग अपने आपस की कोई डिस्प्यूट है तो वो आईसीजे में लेकर जा सकते हैं। जैसे यूक्रेन लेके गया था अभी रशिया को बिफोर द आईसीजे फॉर वायलेटिंग दिस सेम कन्वेंशन ऑफ टेररिस्ट फाइनेंसिंग। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है, फर्स्ट, पाकिस्तान हैज़ नॉट एक्सेप्टेड आईसीजे's jurisdiction अंडर दैट फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म ड्यू टू इट्स रिजर्वेशन। ठीक है, ये नहीं मानता, उसने कहा है कि मैं इस आईसीजे की jurisdiction इसके अंडर में नहीं मानूंगा। ओके, लेकिन उसके बाद भी इंडिया कैन स्टिल फाइल ए केस विद आईसीजे टू ड्रॉ द ग्लोबल अटेंशन ऑन द इशू। पाकिस्तान को नहीं मानना है, मत मानो, ठीक है, ऐसे तो रशिया ने भी नहीं माना, लेकिन फिर भी साउथ अफ्रीका उसको लेके गया था वहाँ तक आईसीजे में। क्यों? जस्ट कि यहाँ पर ग्लोबल अटेंशन गार्नर किया जा सके। India has adopted a reservation about ICJ's jurisdiction under the Terrorist Bombing Convention, while Pakistan has accepted ICJ's jurisdiction for this convention. अब पाकिस्तान को देखिए आप कि यहाँ पे जो फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म है उसमें आईसीजे की जुरिस्डिक्शन को वो नहीं मान रहा है, लेकिन जो टेररिस्ट बॉम्बिंग कन्वेंशन है उसमें वो आईसीजे की जुरिस्डिक्शन मान रहा है, जबकि हम नहीं मान रहे हैं। ओके, तो ये एक हर्डल आ जाते हैं कि ये मैटर आईसीजे में तो नहीं जा सकता, और चला भी गया तो कुछ होगा नहीं। इंडिया शुड हैव फुल प्रूफ एविडेंस एंड डिवाइज इट्स लीगल स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली, बट ये हम हमेशा से करते आए, लेकिन आज तक इससे कोई रिजल्ट नहीं मिले इंडिया को। एंड इट शुड यूटिलाइज द लीगल प्रोसीडिंग्स टू एसिडुअसली प्रमोट ए ग्लोबल नैरेटिव अगेंस्ट पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म, अलाइनिंग इट विद इंडिया नेशनल ऑब्जेक्टिव। अब देखिए, आप जब भी इस तरह से कोई आंसर लिखोगे तो आप वहाँ पे ये नहीं कह सकते कि हमें तो बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर की तरह ही बॉम्ब करते रहना चाहिए उनकी टेरिटरी को, नहीं। दिस शुड बी योर कंक्लूजन। ओके, हम लोग हार्ड पावर तो यूज़ कर रहे हैं, हमें करनी भी है, बट एट द सेम टाइम वी शुड ऑल्सो यूटिलाइज द लीगल प्रोसीडिंग्स टू एसिडुअसली प्रमोट ए ग्लोबल नैरेटिव अगेंस्ट पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म, अलाइनिंग इट विद इट्स नेशनल ऑब्जेक्टिव। ओके, ये आपको नोट करना होगा आपके एग्जाम के लिए, ये आपका रेडीमेड कंक्लूजन बनेगा। ऑलराइट, और उसके अलावा मैंने आपसे एक पॉइंट और कहा था नोट करने को, वो है ये वाला, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले आर्टिकल पे, अर्बन फॉरेस्ट। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ फॉरेस्ट के नाम बताऊंगा जो आप याद रखेंगे अपने प्रीलिम्स के लिए भी, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनको कट करने को लेकर ही काफ़ी केसेस मीडिया में भी आए और जुडिशरी की तरफ भी गए। सबसे फेमस अभी जो हुआ था कांचा गाचीबोली हैदराबाद में, यहाँ पर आईटी हब बनाने के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने 400 एकर्स ऑफ फॉरेस्ट को कट करना शुरू कर दिया था, जिसमें से 100 एकड़ उसने कट कर भी दिया। ओके, सो दिस कांचा गाचीबोली हैदराबाद, आरे फॉरेस्ट मुंबई में, मुंबई मेट्रो के लिए कट किए गए थे। तुराहल्ली बेंगलुरु में, नीला हॉर्स एंड द रिच ये दिल्ली में कट किए गए थे, और डोलकाबाद इन जयपुर। ठीक है, तो ये कभी अगर आपसे सिर्फ प्रीलिम्स में आ जाए कि ये सब क्या था इन टर्म्स ऑफ न्यूज़ रिसेंटली, तो ऑल दीज वर अर्बन फॉरेस्ट। क्लियर, ये फर्स्ट थिंग जो आपको याद रखनी है। दूसरा, एनजीटी ने हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में भी हमारे यहाँ पर जो विधायक हैं एमएलए से, इनके लिए न्यू बंगलो बनाने के लिए सरकार ने ऑर्डर जारी किया था कि ये सारे पेड़ काटे जाएंगे। तो उसमें एनजीटी ने इशू किया एक नोटिस मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को अगेंस्ट दी रैम्पेंट फेलिंग ऑफ ट्रीज इन भोपाल। ठीक है, हमारे एमएलए को न्यू बंगलो चाहिए थे, बट उसके बाद भी वो काट ही दिए गए।
तो आखिर हमें अर्बन फॉरेस्ट की ज़रूरत क्यों होती है? एक तो अर्बन फॉरेस्ट के रिस्पेक्ट में आपने मियावाकी मेथड तो काफ़ी बार सुन ही लिया होगा, ठीक है। ये बहुत तेज़ी से एक अर्बन फॉरेस्ट ग्रो करने में हमारी मदद करता है और ये यूपीएससी ने आपसे पूछा भी 2022 के प्रीलिम्स में। तो अर्बन फॉरेस्ट से क्या फ़ायदे होते हैं? फर्स्ट इज दे मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज, दे रिड्यूस द अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। अर्बन हीट आइलैंड क्या है वो आपको पता होगा अब तक। एंड कंट्रोल द स्टॉर्म वाटर रन ऑफ, ठीक है। जैसे जब पानी आता है, अगर पेड़ लगे होते हैं तो उसके जो रूट्स होते हैं वो उस पानी को बहने में उसकी स्पीड कम कर देते हैं, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन में पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं उसको, ताकि फ्लड की सिचुएशन ना बने। एंड इरोजन एंड फ्लडिंग, अर्बन फॉरेस्ट ऑल्सो सिक्वेस्टर द कार्बन एंड एब्जॉर्ब द पॉल्यूटेंट्स, राइट, आपकी हवा को भी प्यूरिफाई करते हैं। दे एंश्योर द लॉन्गिविटी एंड सर्वाइवल ऑफ एंडेंजर्ड बर्ड्स एज वेल एज एनिमल्स। ओके, इसके अलावा AQI अगर हम देखें तो सिर्फ दिल्ली नहीं, हर सिटी का ख़राब हो रहा है। देर इज़ अलार्मिंग लेवल ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स बिकॉज ऑफ व्हीकुलर एमिशन, कंस्ट्रक्शन डस्ट। ओके, तो यहाँ पर अगर हमारे अर्बन फॉरेस्ट को हम प्रिजर्व करें या ग्रो करें और ज़्यादा, तो इट कैन सेफ गार्ड अस अगेंस्ट द टॉक्सिक अर्बन एयर। ओके, और यहाँ पर आप कोट कर सकते हैं, ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि किसने बोला है, क्या बोला है, आप सीधे लिख सकते हैं एज पर अ स्टडी। इट डजेंट मैटर कि कौन सी स्टडी किसने की है, कुछ नहीं, आपको सिर्फ इस तरीके से लिखना होता है एज पर अ स्टडी इट इज़ एविडेंट दैट 1 हेक्टेयर ऑफ ट्रीज कैन रिमूव अराउंड 1 टन ऑफ एयर पोल्यूटेंट। अब ये इसी तरह के पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे कहता हूँ, अपने दिमाग में रखिए, अपने नोट्स में रखिए। दिल्ली में कहीं भी मेट्रो सिटीज़ इस तरह कहीं भी कोई पॉल्यूशन का कुछ मिले तो इसको कोट कर दो। ओके, और अगर आप याद रख पाओ, दो आई वुड नॉट से कि रखो, US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है, बट अगर आप सिर्फ इतना भी लिख दोगे एज पर अ स्टडी तो भी काफ़ी है, ठीक है, आपका काम बन जाता है उतने में। चलिए, अब इसके लिए हमने क्या किया, देखिए हम बहुत सारी चीज़ें लेके आए, हम लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स भी लेके आए, हम स्कीम्स भी लेके आए, जैसे हम स्मार्ट सिटी मिशन लेके आए, हम अमृत लेके आए जो 2015 में लॉन्च हुई। इन सब में यही कहा था कि हम लोग वी विल इंटीग्रेट द स्मार्ट अर्बन डिज़ाइन विद इकोलॉजिकल एज वेल एज सोशल डेवलपमेंट, राइट। तो हमने लेजिस्लेटिव लेवल पे भी काम किया, जुडिशियल इंटरवेंशन लेवल पे भी। सबसे फेमस गोदावरम केस 1996, उसने ब्रॉड कर दी थी डेफिनेशन ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है। आपने चाहे अपने रिकॉर्ड्स में रजिस्टर किया हो उसको कि ये फॉरेस्ट है या नहीं किया हो, डजेंट मैटर, अगर वो दिख रहा है कि यहाँ पे ग्रीनरी है, यहाँ पे ट्री की एक कैनोपी है अच्छी खासी, तो उसे हम फॉरेस्ट की डेफिनेशन में मानेंगे, चाहे सरकार उसे अपने रिकॉर्ड्स में फॉरेस्ट बताए या ना बताए। तो ये जो गोदावरम केस था उसने ब्रॉडन कर दी थी डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट टू एनहांस द प्रोटेक्शन ऑफ अर्बन ग्रीनरी। ओके, 96 में 2004 में एपेक्स कोर्ट ने ऑर्डर दिया सभी स्टेट्स को आइडेंटिफाई कीजिए, स्क्रूटिनाइज कीजिए एंड मैप कीजिए फॉरेस्ट अक्रॉस ऑल दी टेरिटरीज। और गोल क्या था कि हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव फॉरेस्ट इन्वेंट्री बनानी थी टू एनहांस दी कंजर्वेशन एफर्ट्स। ओके, अब इसके अलावा सिविल सोसाइटी और सिटीजन्स का भी काफ़ी रोल रहा है, क्योंकि चाहे मुंबई के आरे फॉरेस्ट बचाने की बात हो या फिर ये तेलंगाना के, यहाँ पे भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स काफ़ी आगे थे, तो इनका जो रोल रहा है इन फॉरेस्ट, अर्बन फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने में, वो भी उतना ही सिग्निफिकेंट रहा है। इक्वली सिग्निफिकेंट इज द इंस्टांसेस ऑफ सिविल सोसाइटी एंड कंसर्न सिटीजन्स protesting against the felling of trees in the biodiversity rich areas of Baran district of Rajasthan. ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को भी अगर हम देखें तो आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ, और ये जो राइट टू लाइफ है ये इंक्लूड करता है राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट। रिमेंबर दिस पॉइंट, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। जैसे राइट टू मैरी पूछा था इसने, यूपीएससी ने एक प्रीलिम्स में पूछा था राइट टू मैरी किसके अंडर में आएगा, ठीक है, तो किसी ने राइट टू लाइफ मारा, किसी ने फ्रीडम मारा। ओके, इक्वली इंपॉर्टेंट आर आर्टिकल 48A एंड 51A DPSP जो स्टेट पे ऑब्लिगेशन लगाते हैं फॉर द प्रमोशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल की भी बात हो गई। ओके, अब इसके बाद सरकार लेके आई नगर वन योजना कि हम लोग अर्बन फॉरेस्ट ग्रो करेंगे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है 3 मार्च को। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने एक स्कीम रोल आउट की 2020 में, अर्बन फॉरेस्ट स्कीम। इसमें हमने अपने सामने टारगेट रखा दैट वी विल डेवलप 1000 अर्बन फॉरेस्ट बाय ईयर 2027। करीब 1000 अर्बन फॉरेस्ट हम लोग बनाएंगे और मोस्टली मियावाकी मेथड से ही बनाएंगे। द स्कीम हैज़ रिजल्टेड इन इंक्रीज ऑफ 1445 किलोमीटर ऑफ ट्री एंड फॉरेस्ट कवर। ओके, तो कहीं ना कहीं ये स्कीम थोड़ी सक्सेसफुल दिखती है। ऑटिज्म,
ऑटिज्म केयर। अब इसके बारे में सिर्फ ये आर्टिकल में ऐसा कुछ काम का नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ऑटिज्म के बारे में बस कुछ फैक्ट्स जो हमारे काम के होंगे एग्जाम में वो मैंने आपके लिए डायरेक्ट लिख दिए यहाँ पर, आप सिर्फ उन पे फोकस कीजिए। इसका पूरा नाम है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये है क्या? तो इट इज़ ए न्यूरो, जस्ट ए सेकेंड, इट इज़ ए न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन और जिसे विच इज़ कॉज्ड बाय डिफरेंसेस इन ब्रेन डेवलपमेंट अफेक्टिंग कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन, बिहेवियर एंड लर्निंग पैटर्न। वो जो तारे ज़मीन पर उस बच्चे के साथ जो प्रॉब्लम रहती है ना, बस वैसे ही कि आप कम्युनिकेट करने में, सोशली इंटरेक्ट करने में, आपके बिहेवियर में कुछ अजीब सा देखने को मिलता है। ओके, सिम्टम्स कब अपीयर होते हैं? दिस सिम्टम्स अपीयर बिफोर द एज ऑफ 3 ईयर्स। ओके, दो डायग्नोसिस इज ऑफन डिलेड, ये डायग्नोस आप लेट ही करते हो, लेकिन सिम्टम्स आपको 3 साल की उम्र से दिखने लगता है और मोस्टली लोगों को अवेयरनेस नहीं होती इस बात की, जैसे आपने उस फिल्म में भी देखा था। पीपल विद ASD में डिस्प्ले रिपीटेटिव बिहेवियर, ठीक है, कोई सेम चीज़ बार बार पूछ रहा है या बार बार बोल रहा है, नैरो इंटरेस्ट और मे हैव अनयूजुअल लर्निंग स्टाइल और मोटर स्किल्स। कॉजेज़ क्या हो सकते हैं इसके? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दैट इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय एनी सिंगल फैक्टर। Okay, it results from a complex interaction of genetic as well as environmental influence. Okay, but somehow genetics play a strong role और studies show करती हैं that heritability estimate of up to 91%, ठीक है, 91% रिस्पॉन्सिबल इसके लिए हेरिडिटरी रीजन्स ही होते हैं। एनवायरमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन सच एज एडवांस्ड पेरेंटल एज, इसलिए लोग कहते हैं कि ज़्यादा लेट पेरेंटहुड भी अच्छा नहीं होता बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए, ठीक है। आजकल कॉर्पोरेट्स वगैरह में देखने को मिल रहा है कि अराउंड 40-38 तक पहुँचते पहुँचते लड़कियाँ शादी कर रही हैं, फिर वो प्रेगनेंसी एंड ऑल, तो अबव 40 मदरहुड का ट्रेंड भी एटलीस्ट कॉर्पोरेट सेक्टर में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनमें ये देखने को मिलता है। थोड़े दिन पहले हमने दिल्ली का भी एक टेबल देखा था, उसमें भी मैंने आपको दिखाया था कि 30 में से 35 इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है कि फर्टिलिटी इस एज में अब ज़्यादा हो रही है। तो ये जो एडवांस पेरेंटल एज है ये थोड़ा सा बच्चे के लिए नुकसान कर सकती है। सिमिलरली अब दिल्ली में एयर पॉल्यूशन है, हमारी सारी सिटीज़ में एयर पॉल्यूशन है, तो कहीं ना कहीं प्री नेटल पैदा होने से पहले जो एक्सपोजर होता है ना एयर पॉल्यूटेंट्स को, वो भी इन बच्चों में ऑटिज्म कॉज कर सकता है। ओके, नेक्स्ट इज मैटरनल हेल्थ। Maternal health are being studied, but no single environmental toxin have been conclusively proven to cause autism. वैक्सीन्स, अब पहले कुछ स्टडीज ही मानती थी कि यार प्रेगनेंसी के टाइम जो वैक्सीन्स दी जाती है ना मदर को, इसका इम्पैक्ट है, बट लेटेस्ट स्टडीज ने ये बताया कि नो, वैक्सीन्स डू नॉट कॉज ऑटिज्म। दिस क्लेम स्टेम्स फ्रॉम ए डिसक्रेडिटेड स्टडी एंड कंटिन्यूड मिस इन्फॉर्मेशन कैन लीड टू डेंजरस वैक्सीन हेसिटेंसी, ठीक है। अब अगर आप इस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करोगे तो फिर लोग वैक्सीन लेना भी बंद कर देंगे, फिर उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ओके, तो इस आर्टिकल में बस इतना ही था ऑटिज्म के बारे में। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट, वर्क फैक्ट, ठीक है। तो अभी तक वर्क फैक्ट के बारे में हमने न्यूज़पेपर में जितना जाना, क्या क्या चैलेंजेस वहाँ पे किए जा रहे हैं, क्या आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, क्या काउंटर आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं। ओके, और उसी में एक काउंटर आर्ग्यूमेंट था कि आर्टिकल 25 और 26 को ये वायलेट करता है, तो हमने उसका देखा था कि नहीं वायलेट करता है। हम लोग रिलीजियस एक्टिविटी को रेगुलेट नहीं कर रहे हैं, हम लोग रिलीजियस चीज़ में जो सेक्युलर एक्टिविटीज़ हैं, लाइक किस तरीके से आप उसकी प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हो, वहाँ से क्या बेनिफिट हो रहा है, किसको आपने लीज पे दे रखी है, ऑल दोज थिंग, एडमिनिस्ट्रेशन आप कैसे चला रहे हो, हम सेक्युलर एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहे हैं, हम आपकी रिलीजियस एक्टिविटी को रेगुलेट नहीं कर रहे हैं। तो उनका ये वाला जो पॉइंट है ये तो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। ओके, दूसरा इन्होंने कहा कि यार वक्फ बाय यूज़र, ये प्रिंसिपल हटा रही है गवर्नमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक बात बताइए कि वक्फ का ये जो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है ना, क्या आप डॉक्यूमेंट्स दिखाइए हमें, और मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद जाकर ही ये लीगल माना जाएगा। तो ये लोग कह रहे हैं कि सर वो तो बहुत साल से ऐसे ही चले आ रहे हैं यूज़ बेसिस पे, हमने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ है नहीं इसका। तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि भाई साहब ये जो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की बात है ये सिर्फ इस 25 के अमेंडमेंट में नहीं आई है, ठीक है। जो वक्फ एक्ट आया था 1923 में अंग्रेज़ों के टाइम, तब से ही मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट थी। तो फिर आपने तब से रजिस्टर क्यों नहीं कराया, क्यों नहीं बनवाए डॉक्यूमेंट्स, राइट। तो कोर्ट ने उल्टा उन्हीं लोगों को फटकार लगाई है यहाँ पे, वाई वर्क्स अक्रॉस द कंट्री इंक्लूडिंग वर्क बाय यूजर्स हैड नॉट बॉदर्ड टू रजिस्टर देमसेल्व्स ऑल दीज ईयर्स, राइट।
Next is Section 4 had empowered state government to conduct a comprehensive survey of वक्फ प्रॉपर्टीज टू आइडेंटिफाई अनरजिस्टर्ड वंस। अब इनका ये कहना है कि सर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट तो थी, लेकिन ऑब्लिगेशन डाला गया था स्टेट गवर्नमेंट पे कि आप लोग सर्वे करोगे और इन ये जो अनरजिस्टर्ड है उनको रजिस्टर करोगे। तो यहाँ पे ये तो स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर रहा है, तो इसके लिए हमें क्यों पनिश किया जा रहा है? ओके, तो उनका पॉइंट भी ठीक है कि स्टेट गवर्नमेंट्स का भी फेलियर रहा है। दे हैड ऑल्सो स्टैच्यूटरीली रिकग्नाइज वक्फ बाय यूज़र, जो पुराना एक्ट था, विच कंस्टिट्यूट रफली हाफ ऑफ मोर देन 8 लाख वक्फ। अब पूरे इंडिया में 8 लाख से करीब वक्फ है, जिसमें से 50% जो हैं वो बस ऐसे ही चले जा रहे हैं वक्फ बाय यूज़र, ठीक है, बिना डॉक्यूमेंट्स के। तो यहाँ पे उनका ये कहना है कि ये जो सरकार ने हटाया है इससे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी वक्फ बाय यूज़र, बट गवर्नमेंट का कहना है कि वक्फ वॉज बाय यूज़र, दिस प्रिंसिपल वॉज क्रिएटेड बाय लेजिस्लेटिव पॉलिसी, ठीक है, और एंड इट कैन बी टेकन अवे बाय द लेजिस्लेटिव पॉलिसी। तो गवर्नमेंट का कहना है कि हम अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लॉ के थ्रू ही ये अलाउ किया गया था और लॉ के थ्रू ही अब डिसअलाउ किया जा रहा है। ओके, और कल के पेपर में हमने देखा था क्रिएशन ऑफ वक्फ इसको एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये चैरिटी तो हर रिलीजन कहता है, ठीक है, लेकिन हम उसको ये नहीं कह सकते कि इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम और हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इट इज़ पार्ट ऑफ योर रिलीजन बट इट कैन नॉट बी एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर रिलीजन जिसे टच नहीं किया जा सके। ओके, 2025 का एक्ट एक और डिमांड करता है दैट अगर आप कोई वक्फ क्रिएट कर रहे हो तो यू हैव टू प्रूव दैट दिस पर्सन वॉज प्रैक्टिसिंग मुस्लिम फॉर 5 years बिफोर क्रिएटिंग ए वक्फ। ऐसा नहीं कि कोई आज कन्वर्ट होता है और उसका दिल होता है कि मैं अपना सब कुछ ऊपर वाले के नाम कर दूं और वक्फ प्रॉपर्टी बना के चला जाऊं, ठीक है, नो, आज कन्वर्ट नहीं, 5 साल बाद जाके करना वक्फ क्रिएट। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम एक साथ डिस्कस करेंगे आज, बट अभी इसके लिए जान लीजिए इनकरेक्ट टू से दैट इंडिया डजेंट हैव ए नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। अब नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी पे मैं ऑलरेडी आपके साथ मेंस 450 में पूरा एक सेशन कर चुका हूँ, सो आई एम नॉट टेकिंग दिस आर्टिकल अगेन। ओके, आप यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी, या फिर ऐप पे अपलोड किया होगा उसमें मिल जाएगा। सिमिलरली ड्रग यूसेज पे सर्वे चलते रहते हैं, सैम्पल साइज़ वगैरह कलेक्ट होते रहते हैं, और ड्रग्स यूसेज पे हमने ऑलरेडी मेंस 450 में टॉपिक पूरा तैयार किया हुआ है, उसमें और कुछ नया नहीं है, ठीक है, कुछ नया होगा तो आई विल एड ऑन देयर। दिस इज नेट FDI। अब आप ये देखिए नेट FDI स्लम्प होके कहाँ चली गई है, $353 मिलियन पर। ओके, इट इज़ लाइक नेग्लिजिबल पूरा, ठीक है। ये दिखाता है कि हमारे यहाँ पर जो इन्फ्लो हो रहा है करीब $81 बिलियन, गवर्नमेंट सिर्फ ये दिखाती है देखिए इन्फ्लो हो रहा है, FDI आ रही है, बट बॉस जा भी तो बहुत रही है, क्योंकि अगर कोई FDI लेके आता है, इन्वेस्ट करता है, आज को कल को प्रॉफिट जनरेट करता है और फिर प्रॉफिट वापस भेजेगा अपनी पेरेंट कंपनी को जहाँ भी होगी, राइट, तो वो आउटफ्लो भी होगा फिर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो आउटवर्ड FDI फ्लो, एक तो इंडियन फर्म्स हैं जो इंडिया की कंपनी जैसे टाटा है, उसने लंदन में इन्वेस्ट कर दिया, तो हमारे यहाँ FDI जा भी रही है फिर, ठीक है, हमारे लोग भी कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो आउटवर्ड फ्लो है FDI का वो भी करीब $29 बिलियन है। ओके, और इसके अलावा ये जो रेपरेशन और डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है, ये भी $51 बिलियन का है। तो अगर हम नेट निकालेंगे आउटगोइंग FDI और इनकमिंग FDI का, तो ये हार्डली 0.4 निकल के आता है। ओके, $0.4 बिलियन। तो दिस इज़ लाइक कि लोग इंडिया को उतना ज़्यादा शायद नहीं पसंद कर रहे हैं, दूसरी जगह पर ये ज़्यादा इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हो। मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया ने जिस तरीके का सोशल एनवायरनमेंट अपने यहाँ क्रिएट कर लिया है पिछले कुछ सालों में, नहीं करेगा कोई इन्वेस्ट यहाँ, बहुत मुश्किल है। नेट FDI इज बेसिकली ग्रॉस FDI विच इज़ टोटल मनी कमिंग इन माइनस मनी बीइंग रिपैट्रिएटेड बाय फॉरेन फर्म्स डूइंग बिजनेस इन इंडिया, यानी कि अपनी पेरेंट कंपनी को, एंड आउटवर्ड FDI बाय इंडियन कंपनीज, फॉर एग्जांपल टाटा लंदन में इन्वेस्ट करती है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज नेट FDI, ओके, जो कि स्लम्प होके बहुत नीचे आ चुकी है, ठीक है, $353 मिलियन, यानी कि जस्ट $0.4 बिलियन, ठीक है, नेट। बट गवर्नमेंट आपको क्या बताती है, सिर्फ इनकमिंग, कि देखिए इंडिया में कितनी FDI आ रही है, $81 बिलियन आ रही है, तो जा भी तो रही है। छगोस आइलैंड, अब छगोस आइलैंड मॉरिशस को हैंड ओवर कर दिया है यूके ने, पहले इसी के पास था, और छगोस आइलैंड पर ही सबसे बड़ा नेवल बेस बना हुआ है USA एंड UK का, दैट इज़ डेगो गार्शिया। ओके, डेगो गार्शिया।
तो यूके यूएसए ये छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि एक काम करो, छगोस आइलैंड की सॉवरेनिटी मॉरिशस को हैंड ओवर कर दो तो ये डिस्प्यूट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे डेगो गार्सिया जो है इसके अंडर में, उसको यूज़ करने के लिए हम लोग लीज पे ले लेते हैं, ठीक है, 99 ईयर्स की। यानी कि यूके अब इस टेरिटरी को डायरेक्टली ऑक्यूपाई नहीं करेगा, एडमिनिस्टर नहीं करेगा। यूके क्या करेगा, इस छगोस आइलैंड पे प्रेजेंट डेगो गार्सिया नेवल बेस को यूज़ करने के लिए 99 ईयर के लिए लीज पे लेगा और बदले में मिलियंस ऑफ डॉलर मॉरिशस को पे करेगा। क्लियर। अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही एक लौता रास्ता हमारे पास है कच्चा थीवो आइलैंड को लेकर। हम भी यूनिलेटरली उसको वापस नहीं ले सकते क्योंकि ट्रीटी के थ्रू हमने दे दिया था। अब अगर हम लोग कुछ कर सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सिर्फ लीज पे ले सकते हैं श्रीलंका से, कि आप कच्चा थीवो आइलैंड लीज पे हमें दे दीजिए, हम आपको मिलियंस ऑफ डॉलर हर साल पे कर देंगे। ओके, अंडर द डील यूके विल पे मॉरिशस 101 मिलियन यूरोज पर ईयर टू लीज बैक द बेस फॉर एटलीस्ट 99 ईयर्स। ओके, बट एटलीस्ट कम से कम ये डिस्प्यूट खत्म हुआ। ओके, नेक्स्ट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो अगेन इसको मैंने मेंस 450 प्लस में आपको करवा दिया था पूरा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके नोट्स वगैरह सब उसी पे होंगे, ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज की न्यूज़पेपर में हमें 4 टॉपिक ऐसे मिले जो हम लोग ऑलरेडी पहले से मेंस 450 प्लस में तैयार कर चुके हैं, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जो मेंस 450 प्लस में पढ़ते हो वो अल्टीमेटली आपका डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर में होने वाले टॉपिक्स में आपका टाइम बचाता है। क्लियर। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।